So hello students, I am Tripti. Welcome back to your own channel आशीष तिवारी। आज का वीडियो है प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट और एग्ज़ाम फोकस्ड वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स इन इंग्लिश मीडियम, जिनके डायरेक्टली एग्ज़ाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ये क्वेश्चंस हमने रेंडमली नहीं पिक किए, बल्कि प्रीवियस ईयर पेपर्स, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एंड टीचर सजेशन के बेस पर केयरफुली सिलेक्ट किए हैं। अगर तुमने ये 10 क्वेश्चंस अच्छे से समझ लिए तो मान लो एग्ज़ाम में 80 to 90% पेपर यहीं से कवर हो जाएगा। तो ये सिंगल वीडियो ही आपके एग्ज़ाम पर्पस से इनफ है। बाय ओनली रिलाइंग ऑन दिस वीडियो यू कैन स्कोर गुड इन योर एग्जामिनेशन, और किसी भी वीडियो की नीड नहीं पड़ेगी आपको। तो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली और वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और हाँ, इस वीडियो में एक स्पेशल गिव अवे भी है आप सभी के लिए। वीडियो के बीच में आई विल आस्क सम क्वेश्चंस, तो जो भी स्टूडेंट सबसे पहले और सभी करेक्ट आंसर देगा तो स्टार्टिंग के 3 लकी विनर्स को मिलेंगे एब्सोल्युटली फ्री नोट्स। और ये विनर निकलते ही विनर को हम तुरंत अनाउंस कर देंगे हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पे। तो आप सभी चैनल फॉलो करके रखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगी। तो वीडियो को पूरा देखो, स्किप मत करना, क्योंकि गिव अवे का क्वेश्चन किसी भी मोमेंट पे आ सकता है। और सबसे बेस्ट बात, हमारे लेक्चर्स फ्री है तुम्हारे लिए, 100% फ्री वीडियो सीरीज़। लेकिन अगर तुम्हें इन्हीं लेक्चर्स के वेल ऑर्गेनाइज्ड नोट्स चाहिए तो उनके पेड नोट्स भी अवेलेबल हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। प्राइस भी स्टूडेंट फ्रेंडली है। डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक दे दिया जाएगा, उस लिंक पर जाके आप अपने नोट्स बाय कर सकते हो। और नोट्स प्राइस ओनली 50 रुपीज़ ही रहने वाला है। और अगर आपको नोट्स नहीं लेने हैं तो आप वीडियोज़ लेक्चर्स भी देख सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट्स के 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स, जो तुम्हारे एसओएल एग्ज़ाम के लिए गेम चेंजर साबित होंगे। So students, first question is explain the income method of calculating national income. How does this method differ from expenditure method? तो 3 मेथड होते हैं, वैल्यू एडेड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। तो इसमें हमने बताना है इनकम मेथड के बारे में और कैसे इनकम मेथड जो है वो डिफरेंट है एक्सपेंडिचर मेथड से। First, national income is one of the most important concepts in microeconomics. It shows the total income earned and total production of a country in 1 year. तो ये क्या शो करता है कि टोटल इनकम कितनी अर्न हुई है और टोटल प्रोडक्शन कितना है कंट्री का इन 1 ईयर। It helps us understand the economic condition of a nation and also helps the government in planning and policy making. तो of course ये हमें हेल्प करता है नेशन की इकोनॉमिक कंडीशन को एनालाइज करने में, और गवर्नमेंट को हेल्प करता है इन पॉलिसी मेकिंग। नेशनल इनकम कैन बी मेजर्ड बाय डिफरेंट मेथड्स। द इनकम मेथड मेजर्स इनकम अर्नड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, while the expenditure method measures spending on final goods and services. तो नेशनल इनकम बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स है जिससे मेजर हो सकती है, जिसमें से इनकम मेथड जो है इट इज़ इनकम अर्न बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है हमारे, उनसे कितनी इनकम अर्न हुई है उसके बेसिस पे। और जो एक्सपेंडिचर मेथड है वो मेजर करता है कितनी स्पेंडिंग हुई है बेसिकली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने में। विच एक्सप्लेन्स हाउ इनकम एंड एक्सपेंडिचर मूव कंटिन्यूसली इन द इकोनॉमी। इन अ 2 सेक्टर इकोनॉमी, हाउस होल्ड्स एंड फर्म्स डिपेंड ऑन ईच अदर। तो जो हाउस होल्ड होता है और फर्म्स होते हैं, ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। एंड क्रिएट अ कंटिन्यूस फ्लोज ऑफ प्रोडक्शन, इनकम एंड स्पेंडिंग। Next is meaning of income method. So income method means calculating national income by adding all incomes earned by the factors of production during one accounting year. तो एक अकाउंटिंग ईयर में कितना इनकम अर्न हुआ है जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उससे,
एंड दीज फैक्टर्स आर, क्या क्या होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप. अंडर दिस मेथड वी इंक्लूड, इसके अंदर हम रेंट भी इंक्लूड करते हैं, वेजेस भी, सैलरीज भी, इंटरेस्ट भी एंड प्रॉफिट भी. दीज आर कॉल्ड फैक्टर इनकम्स बिकॉज दे आर अर्न इन रिटर्न फॉर प्रोवाइडिंग प्रोडक्टिव सर्विसेज. इसको हम फैक्टर इनकम भी बोलते हैं. क्यों बोलते हैं फैक्टर इनकम? क्योंकि जब आप कोई सर्विस प्रोवाइड करते हो उसके बेस पे जब आपको इनकम मिलती है तो उसे हम कहते हैं फैक्टर इनकम. When all these incomes are added together, we get national income at factor cost. तो जब हम इन सारी इनकम को ऐड ऑन कर देते तो हमारा आता है नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट. इनकम मेथड कैन बी शोन एज, इसको हम ऐसी इक्वेशन बना के भी आप दिखा सकते हो अपने एग्जाम में कि नेशनल इनकम इज इक्वल्स टू रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, चारों को ऐड ऑन करना है. दिस मेथड फोकसेस ऑन द इनकम साइड ऑफ द इकोनॉमी. ठीक है, ये इकोनॉमी की इनकम साइड पे बेसिकली फोकस करता है. इट टेल्स अस हाउ मच इनकम पीपल एंड फर्म्स रिसीव्स फ्रॉम प्रोडक्शन एक्टिविटीज while calculating transfer payments like pension, scholarship and old age allowances are not included because they are not payments for current प्रोडक्शन. अब जैसे जो पेंशन है, स्कॉलरशिप है, ओल्ड एज अलाउंसेस है, ये सारी चीज़ें इसमें ऐड ऑन नहीं होती है क्योंकि इसके लिए हमने कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं की है. देन नेक्स्ट इज स्टेप्स इन कैलकुलेशन एंड डिफरेंस फ्रॉम एक्सपेंडिचर मेथड. क्या क्या स्टेप्स है इसकी कैलकुलेशन के लिए और ये कैसे डिफरेंट है एक्सपेंडिचर मेथड से. फॉर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड, फर्स्ट ऑल प्रोड्यूसिंग यूनिट्स आर आइडेंटिफाइड कि कौन सी प्रोड्यूसिंग यूनिट्स हैं. देन इनकम्स अर्न बाय लेबर, लैंड, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर्स आर एस्टिमेटेड. आफ्टर दैट ऑल फैक्टर इनकम्स आर एडेड एंड फाइनल नेशनल इनकम इज ऑब्टेन्ड. सारे जितने भी फैक्टर इनकम है उनको ऐड करा जाता है और उससे निकाला जाता है हमारा फाइनल नेशनल इनकम. अब एक्सपेंडिचर मेथड इससे कैसे डिफरेंट है? क्योंकि ये जो है ये कैलकुलेट करता है नेशनल इनकम को बाय एडिंग ऑल दी एक्सपेंडिचर्स. उस इनकम मेथड में हम इनकम को ऐड ऑन कर रहे थे और एक्सपेंडिचर मेथड में कितनी स्पेंडिंग हुई है ऑन द परचेज ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, इसको कैलकुलेट करेंगे. इसका फॉर्मूला है नेशनल इनकम का C+I. C हेयर इज कंजप्शन एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड्स की कंजप्शन पे कितना एक्सपेंडिचर हुआ है, एंड I इज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बाय फर्म्स. डिफरेंस क्या है दोनों मेथड्स के बीच में? तो इनकम मेथड फोकसेस ऑन अर्निंग्स, एक्सपेंडिचर मेथड फोकस ऑन स्पेंडिंग. इनकम मेथड एड्स वेजेस, रेंट्स, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट और एक्सपेंडिचर मेथड कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट को ऐड ऑन करता है. और ये दोनों मेथड शुड गिव द सेम नेशनल इनकम. ये याद रखना कि नेशनल इनकम की आप किसी भी मेथड से निकालो वो वैल्यू सेम ही आती है. So one method looks at income received and the other looks at money spent on output. अब हम पढ़ेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब क्या है. सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मीन्स द कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड मनी बिटवीन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी. इट एक्सप्लेन्स हाउ इनकम अर्न इन वन प्लेस बिकम्स एक्सपेंडिचर इन अनदर प्लेस. बेसिकली सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में क्या होता है कि एक जगह की जो इनकम अर्न हुई है वो क्या होता है नेक्स्ट जगह पे स्पेंडिंग होती है. बेसिकली इन इकोनॉमिक्स प्रोडक्शन क्रिएट्स इनकम एंड इनकम क्रिएट्स एक्सपेंडिचर. दिस एक्सपेंडिचर अगेन क्रिएट्स डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज एंड फर्म्स. उसके बाद फर्म्स जो है वापस से प्रोड्यूस करते हैं. बिकॉज दिस मूवमेंट गोज ऑन कंटिन्यूसली इट इज़ कॉल्ड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. अब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम दो टाइप्स के होते हैं, रियल फ्लो एंड मनी फ्लो. रियल फ्लो में क्या होता है फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और मनी फ्लो में क्या होता है फ्लो ऑफ इनकम एंड फ्लो ऑफ एक्सपेंडिचर. दिस कंसेप्ट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड हाउ एन इकोनॉमी वर्क्स एंड हाउ नेशनल इनकम इज जनरेटेड रिपीटेडली. It also shows that one person's expenditure become another person's
इनकम। तो बेसिकली इस मेथड से हम यही सीखते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से कि एक पर्सन की जो एक्सपेंडिचर है वो किसी और पर्सन की इनकम बन जाती है। तो इसकी ना एक लिमिटेशन भी है कि इसमें सेविंग्स नहीं हो रही हैं इकोनॉमी में। वर्किंग ऑफ सर्कुलर फ्लो इन टू सेक्टर इकोनॉमी। अ टू सेक्टर इकोनॉमी इंक्लूड्स ओनली हाउस होल्ड एंड फर्म्स। टू सेक्टर इकोनॉमी में सिर्फ हाउस होल्ड आते हैं और फर्म्स आते हैं। Households provide factors of production like labor, land and capital to firms, और firms जो है इन resources को use करते हैं to produce goods and services. In return, firm pay household, और इसके बदले में firms क्या pay करते हैं households को? Wages, rent, interest and profit. दिस बिकम्स इनकम फॉर हाउस होल्ड्स, और यही इनकम बन जाती है किसकी? हाउस होल्ड की। उसके बाद हाउस होल्ड अगेन स्पेंड करते हैं इस इनकम को ऑन बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय फर्म्स। तो ये साइकिल कुछ ऐसा बन जाता है कि हाउस होल्ड जो है ये होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। किसके लिए? फर्म्स के लिए। फर्म्स इन्हें प्रोवाइड करती है वेजेस, रेंट्स, इंटरेस्ट, प्रॉफिट जो भी होता है। फिर उसके बाद किसको प्रोवाइड करती है? हाउस होल्ड को। अब जो हाउस होल्ड होते हैं वो इसको एज एन एक्सपेंडिचर यूज करते हैं किस पे? गुड्स पे, फॉर फर्म्स। दिस क्रिएट्स अ कंटिन्यूअस सर्कुलर मूवमेंट। अब रियल फ्लो क्या होता है मैंने बताया था, और मनी फ्लो क्या होता है मैंने बताया था। तो रियल फ्लो में हाउस होल्ड्स गिव रिसोर्सेज, फर्म्स गिव गुड्स एंड सर्विसेज। वो किसके अंडर में आता है? रियल फ्लो में। मनी फ्लो में क्या होता है? जो फर्म्स इनकम पे करती हैं वो, और जो हाउस होल्ड्स मनी स्पेंड करते हैं वो किसके अंदर आता है? मनी फ्लो के अंदर। तो इसका ऐसे करके आप एक चार्ट भी बना सकते हो, जैसे हाउस होल्ड इधर करके, फर्म इधर करके, हाउस होल्ड इधर करके और इधर फर्म। फिर हाउस होल्ड इनको क्या प्रोवाइड कर रही है? फैक्टर्स। हाउस होल्ड बेसिकली फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड कर रही है। फिर जो फर्म है वो इनको उसके बेसिस पे वेजेस, इनकम ये सारी प्रोवाइड कर रही है। तो ऐसे करके आप एक सर्कुलर चार्ट भी बना सकते हो। नाउ इम्पॉर्टेंस ऑफ दीज कंसेप्ट। इन कंसेप्ट का इम्पॉर्टेंस क्या है? तो इनकम मेथड एंड सर्कुलर फ्लो बोथ आर वेरी यूजफुल इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। इनकम मेथड किस में हेल्प करती है? सबसे फर्स्ट है नेशनल इनकम को मेजर करने में, इकोनॉमिक ग्रोथ को कंपेयर करने में, और गवर्नमेंट के प्लान्स बिल्ड करने में, एंड ऑल्सो टू अंडरस्टैंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो किस में हेल्प करता है? अंडरस्टैंड रिलेशन बिटवीन फर्म्स एंड हाउस होल्ड्स, शो बैलेंस बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर, क्या इनके बीच का बैलेंस है वो, नेशनल इनकम जनरेशन की स्टडी करना, and understand economic stability. Both concepts are closely connected because income earned by households become expenditure and expenditure creates production again. Conclusion में, to conclude national income is an important measure of economic activity. The income method calculates it by adding all factor incomes. बेसिकली पूरा उसकी समरी आपको इसमें लिखनी है कंक्लूजन के अंदर, बताते हुए कि इनकम मेथड का क्या रोल है और एक्सपेंडिचर मेथड का क्या रोल है, और कैसे ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है। जैसे सिमिलरली while the expenditure method calculates it by adding spending on final goods and services, both methods are different in approach but reach the सेम रिजल्ट। वैसे ही हमने सर्कुलर फ्लो इनकम की बात की थी कि ये क्या एक्सप्लेन करते हैं? कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड प्रोडक्शन बिटवीन हाउस होल्ड्स एंड फर्म्स इन टू सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। So next question is, explain the relationship between consumption and saving in the short run. What are the determinants of consumption in the economy? तो कंजप्शन और सेविंग का क्या रिलेशन है आपस में? शॉर्ट रन की बात हो रही है यहाँ पे। What are the determinants of consumption in the economy? और कंजप्शन के क्या क्या डिटर्मिनेंट्स है? So consumption and saving are very important parts of macroeconomics. Income earned by household is mainly used in two ways.
ईदर इट इज़ स्पेंट ऑन गुड्स एंड सर्विसेज और इट इज़ सेव्ड फॉर फ्यूचर यूज़। तो जो इनकम अर्न करते हैं हम हाउस होल्ड्स मतलब हम लोग जो इनकम अर्न करते हैं वो दो जगह यूज़ होती है। या तो हम उसको गुड्स और सर्विसेज पे लगा देते हैं या तो हम उसको सेव करते हैं। इन द शॉर्ट रन देयर इज़ अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन कंजप्शन एंड सेविंग बिकॉज बोथ डिपेंड ऑन करेंट इनकम। कंजप्शन का मतलब है एक्सपेंडिचर मेड बाय हाउस होल्ड्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज लाइक फूड, क्लोथ्स, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन एक्सेट्रा। And saving means that part of income which is not spent on consumption. The level of consumption and saving in an economy also depends on many factors such as present income क्या है, expected future income क्या है, wealth क्या है total. Therefore, understanding their relationship is important for studying national income and economic growth. So, relationship between consumption and saving in the short run. Consumption and saving are directly connected with income. A household can either spend income on present needs or keep a part of it for future use. This relationship can be shown as income is equals to consumption plus saving. That is कि हमारी जो इनकम होती है उसको या तो हम कंजप्शन के तौर पे यूज़ करते हैं या तो सेविंग के तौर पे, ठीक है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही इनकम बनाता है। This means total income is divided into consumption and saving, as we already read. And then in the short run, when income increases, both consumption and saving generally increase. अगर income बढ़ता है, अगर income rise हो रही है तो consumption भी बढ़ेगा और saving भी increase होगी. Now, but consumption usually rises less than income. Some part of additional income is saved. For example, अगर एक फैमिली है वो 10,000 earn rupees 10,000 more, it may spend 7,000 and save 3,000. When income is low, people spend most of their income on basic needs and saving remains very small. In some cases, saving may even become negative. As income rises, people are able to save more. Thus, इससे हम क्या कंक्लूड कर पाते हैं कि जो हायर इनकम है इसका मतलब हायर कंजप्शन एंड हायर सेविंग, लोअर इनकम मीन्स लोअर कंजप्शन एंड लोअर सेविंग. कंजप्शन एंड सेविंग मूव टुगेदर बिकॉज बोथ कम फ्रॉम द सेम इनकम, so there is an inverse relationship between them in the sense that more consumption leaves less saving एंड मोर सेविंग लीव्स लेस कंजप्शन. तो इन दोनों के बीच में क्या है, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है. ज़्यादा कंजप्शन होगा तो ऑफकोर्स सेविंग कम होगी, सेविंग ज़्यादा होगी तो ऑफकोर्स कंजप्शन कम हो रहा है, मतलब क्योंकि पार्ट ऑफ सेम इनकम है. नाउ डिटर्मिनेंट्स ऑफ कंजप्शन इन द इकोनॉमी. कंजप्शन के क्या क्या डिटर्मिनेंट्स है इकोनॉमी में. कंजप्शन डिपेंड्स ऑन मैनी इकोनॉमिक फैक्टर्स. द इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स आर करेंट इनकम. सबसे पहले इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट क्या है इसका, अब करेंट इनकम. करेंट इनकम इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग कंजप्शन. व्हेन इनकम राइजेज पीपल बाय मोर गुड्स एंड सर्विसेज, दे फील मोर कॉन्फिडेंट एंड स्पेंड मोर. इफ इनकम फॉल्स, spending also falls because households reduce unnecessary expenses and focus only on essential needs. Therefore, अगर इनकम बढ़ रही है तो कंजप्शन भी राइज होगा, अगर इनकम बढ़ रही है तो कंजप्शन भी कम होगा. बट कंजप्शन राइजेज बाय अ स्मॉलर अमाउंट देन इनकम बिकॉज सम इनकम इज सेव्ड. अब एक्सपेक्टेड फ्यूचर इनकम क्या है, ये भी सेकेंड डिटर्मिनेंट है. People also decide consumption on the basis of what they expect to earn in future. तो फ्यूचर में क्या अर्निंग होने वाली है उसके बेस पे भी कंजप्शन डिसाइड होता है. इफ़ हाउसहोल्ड्स बिलीव देयर इनकम विल इंक्रीज इन फ्यूचर ड्यू टू सैलरी राइज, प्रमोशन और बिजनेस ग्रोथ, दे स्पेंड मोर टुडे बिकॉज दे फील फाइनेंशियली सिक्योर. अगर उन्हें एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल रही है उनके फ्यूचर के लिए तो वो उनकी जो भी अर्निंग होगी तो उसमें से वो भी ज़्यादा स्पेंड करेंगे. बट इफ़ दे फियर अनएम्प्लॉयमेंट और लोअर इनकम इन फ्यूचर, दे रिड्यूस प्रेजेंट स्पेंडिंग एंड इंक्रीज सेविंग. बट अगर उन्हें लगता है कि नहीं आगे चीज़ें उतनी सिक्योर नहीं है
तो वो अभी अपनी स्पेंडिंग को कम कर देंगे और सेविंग को बढ़ा देंगे। देयरफॉर जितना एक्सपेक्टेड फ्यूचर इनकम, हायर एक्सपेक्टेड फ्यूचर इनकम मतलब मोर प्रेजेंट कंजप्शन, अगर लोअर एक्सपेक्टेड फ्यूचर कंजप्शन है तो यानी मोर सेविंग एंड लेस कंजप्शन। थर्ड इज वेल्थ. Wealth means assets owned by people such as bank balance, gold, land, shares or property. A person with more wealth feels financially strong and spends more. Wealth gives security and increases purchasing power. If wealth decreases, people become careful and reduce spending. अगर wealth decrease हो जाती है तो लोग of course बहुत ज़्यादा careful हो जाते हैं और अपनी spending को कम कर देते हैं. Therefore, increase in wealth leads to consumption increase, decrease in wealth leads to saving increase and consumption may fall. Next is rate of interest. Interest rate also influence consumption and saving. When interest rates are high, people prefer saving because they earn more return. Consumption may fall. When interest rates are low, saving becomes less attractive and people spend मोर. तो जैसे ही इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है, सेविंग जो है वो लेस अट्रैक्टिव हो जाती है और पीपल जो है वो ज़्यादा स्पेंड करना स्टार्ट कर देते हैं. तो अगर हायर इंटरेस्ट होगा ना तभी सेविंग ज़्यादा होगी और लो इंटरेस्ट होगा तो कंजप्शन ज़्यादा होगा. देन कंज्यूमर कॉन्फिडेंस एंड इकोनॉमिक कंडीशंस. तो people spend more when they feel positive about the economy. Stable prices, job security and business growth increase confidence. अब ड्यूरिंग रिसेशन एंड और अनसर्टेनिटी हाउसहोल्ड्स क्या करते हैं, अपनी जो स्पेंडिंग है उसमें थोड़ा रिडक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं टू सेव मोर फॉर सेफ्टी. सेफ्टी के लिए वो अपनी मतलब सिक्योरिटी के लिए, बेसिकली एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी के लिए वो अपनी सेविंग इंक्रीज करने लग जाते हैं. सो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑल्सो अफेक्ट डिज़ायर्ड कंजप्शन एंड सेविंग. तो इकोनॉमिक कंडीशंस भी इफेक्ट करती है डिज़ायर्ड कंजप्शन और सेविंग को. थर्ड इज इफेक्ट ऑन डिज़ायर्ड कंजप्शन एंड डिज़ायर्ड सेविंग. क्या इफेक्ट है? डिज़ायर्ड कंजप्शन मीन्स planned spending by households and desired saving means planned amount kept for future. अब इसका इफेक्ट क्या होता है? इंक्रीज इन करेंट इनकम, डिजायर्ड कंजप्शन इंक्रीजेस, डिजायर्ड सेविंग ऑल्सो इंक्रीजेस एंड कंजप्शन राइजेस लेस देन इनकम. इंक्रीज इन एक्सपेक्टेड फ्यूचर इनकम. अगर हम फ्यूचर इनकम इंक्रीज होती है एक्सपेक्टेड फ्यूचर इनकम तो क्या होता है? पीपल फील सिक्योर. डिजायर्ड कंजप्शन जो है वो आज इंक्रीज हो जाती है और जो डिजायर्ड सेविंग है वो डिक्रीज हो जाती है. नेक्स्ट इज इंक्रीज इन वेल्थ. हाउस होल्ड जो हैं वो रिचर फील करने लग जाते हैं तो डिजायर्ड कंजप्शन जो है उनका वो राइज हो जाता है और जो सेविंग्स हैं वो फॉल हो जाती है. दिस शोज कंजप्शन एंड सेविंग चेंज अकॉर्डिंग टू इनकम एक्सपेक्टेशन एंड अवेलेबल वेल्थ. अब इसका कंक्लूजन है consumption and saving are two major uses of income and both are closely related in the short run. A rise in income generally increases both while lower income, अगर income कम है तो वो इसको reduce कर देती है. कंजप्शन जो है वो मेनली किस पे डिपेंड करता है? करंट इनकम पे. एक्सपेक्टेड फ्यूचर इनकम क्या है? वेल्थ क्या है? इंटरेस्ट रेट क्या है? एंड कॉन्फिडेंस इन द इकोनॉमी. In macroeconomics, the study of consumption and saving is important because it affects aggregate demand and investment and national income. Therefore, understanding their relationship becomes important. Third is, do you think GDP is a complete measure of economic welfare? Give arguments. क्या GDP जो है इट इज़ रियली अ कंप्लीट मेजर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर? क्या हम जीडीपी के थ्रू ये कंसिडर कर सकते हैं इकोनॉमी वेलफेयर में है या नहीं है? तो गिव आर्ग्यूमेंट्स रिगार्डिंग दैट. तो इस क्वेश्चन को बेसिकली दो तरीक़ों से पूछा जाता है और ये इम्पॉर्टेंट भी है कि लिमिटेशन क्या है जीडीपी एज अ मेजर ऑफ वेलफेयर एंड सजेस्ट अल्टरनेटिव इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर. कि जीडीपी की लिमिटेशन क्या है बेसिकली
कि वाइल मेजरिंग वेलफेयर एंड उसके बाद अगर ये नहीं है, इसकी कुछ लिमिटेशंस है, तो ऐसे कौन से अल्टरनेटिव इंडिकेटर्स है जो कि सूटेबल है. Introduction. Gross domestic product means the total money value of all final goods and services produced within a country during a given period. It is one of the most important indicators used to measure the economic performance of a country. A rise in GDP generally shows कि production and income in the economy are increasing. अगर GDP बढ़ रहा है तो पता होता है कि production और income भी बढ़ रही है economy के अंदर. However, GDP is not a complete measure of economic welfare. But GDP क्या है? Complete measure नहीं है economic welfare का. Why? Economic welfare means the overall well-being of people in terms of income, living standards, health, education and satisfaction. तो economic welfare का मतलब हमें पता चल चुका है. GDP measures only production and income, but it does not include many social and environmental फैक्टर्स. तो इकोनॉमिक वेलफेयर का मतलब क्या होता है? वेलबींग ऑफ ऑल द पीपल इन टर्म्स ऑफ इनकम, उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी इम्प्रूव हो, हेल्थ वाइज, एडुकेशन वाइज, तो ये सारी चीज़ें. बट जीडीपी क्या मेजर करता है? मेजरली प्रोडक्शन एंड इनकम. देयरफॉर जीडीपी अलोन कैन नॉट फुली एक्सप्लेन द वेलफेयर ऑफ पीपल. तो इसीलिए जीडीपी अकेले एक्सप्लेन नहीं कर सकता वेलफेयर ऑफ पीपल. Next is GDP does not show distribution of income. GDP tells us about the total income of the country, but it does not tell us how this income is distributed among people. अब GDP से हमें ये तो पता चल जाता है कि टोटल इनकम क्या निकली है कंट्री की, बट इससे हमें ये नहीं पता चलता कि इनकम बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे है हमारी कंट्री के अंदर. ऐसा हो सकता है कि एक कंट्री की GDP बहुत ज़्यादा हाई हो, बट अगर उस कंट्री की अधिकतर इनकम जो है वो एक स्मॉल ग्रुप ऑफ रिच पीपल ही अर्न कर रहे हैं, तो वहाँ पे इकोनॉमिक वेलफेयर कैसे हुआ? क्योंकि जो सेक्शन अभी भी डिप्राइव थे वो तो डिप्राइव्ड ही है. एंड द मेजॉरिटी रिमेन पुअर, वेलफेयर कैन नॉट बी कंसिडर्ड हाई. फॉर एग्जाम्पल, if GDP rises but only big companies or rich households benefit, common people may not experience improvement in their standard of living. Therefore, GDP ignores inequality and cannot fully measure welfare. Next is GDP ignores non-market activity. Many useful activities are not included in GDP. जीडीपी के अंदर बहुत सारी ऐसी यूज़फुल एक्टिविटीज़ है जो कि इंक्लूडेड नहीं है बिकॉज दे आर नॉट सोल्ड इन द मार्केट. अब हाउस होल्ड वर्क जैसे कुकिंग है, क्लीनिंग है, केयरिंग फॉर चिल्ड्रन, एल्डरली, फैमिली मेम्बर्स, जो मदर बेसिकली इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं. वैल्यू टू सोसाइटी, बट जीडीपी डज नॉट काउंट देम. तो इससे सोसाइटी को तो एक वैल्यू मिल रहा है बट जीडीपी इसको काउंट नहीं करती है. सिमिलरली, volunteer work and unpaid services also improve welfare. Since GDP includes only market transaction, it leaves out many important activities that contribute to people's well-being. Because of this limitation, GDP gives an incomplete picture of welfare. तो इसी रीज़न के वजह से GDP जो है एक incomplete picture provide करती है welfare की. Third is GDP does not consider environmental damage. So sometimes GDP increases but because factories produce more goods, but this may also create pollution, deforestation and damage to natural resources. GDP counts production as a positive contribution but ignores the cost of environmental harm. तो GDP क्या मेजर करता है? प्रोडक्शन मेजर करता है. तो उससे प्रोडक्शन को तो वो मेजर कर रहा है जो कि एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है, बट वो क्या इग्नोर कर रहा है? उसके जो हजार्डस इम्पैक्ट है जैसे कि कॉस्ट ऑफ एनवायरमेंटल हार्म. देन पोल्यूशन में रिड्यूस हेल्थ एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ. ओवर यूज ऑफ रिसोर्सेज में ऑल्सो इफेक्ट फ्यूचर जनरेशन. सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी फिर. देयरफॉर इवन इफ जीडीपी राइजेज, वेलफेयर में फॉल ड्यू टू इन्वायरमेंटल डैमेज. तो ऐसा हो सकता है कि जीडीपी बढ़ती हुई दिख रही है हमें, बट उससे जो वेलफेयर है वो नहीं बढ़ता हुआ दिख रहा है. दिस इज एन इम्पॉर्टेंट लिमिटेशन ऑफ जीडीपी. नेक्स्ट इज जीडीपी डज नॉट मेजर क्वालिटी ऑफ लाइफ.
जीडीपी जो है एक क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेजर नहीं कर पाता। जैसे इकोनॉमिक वेलफेयर डिपेंड्स ऑन मैनी फैक्टर्स सच एज हेल्थ, सर्विसेज, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, सेफ्टी, लीजर टाइम एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। इन सब चीज़ों पे इकोनॉमिक वेलफेयर डिपेंड करता है। बट जीडीपी डज नॉट डायरेक्टली मेजर दीज थिंग्स। बट जीडीपी इन सब चीज़ों को मेजर नहीं करती है। अ कंट्री मे हैव स्ट्रॉन्ग जीडीपी ग्रोथ, बट अगर उधर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, हेल्थ केयर पुअर है, एडुकेशन प्रॉपरली नहीं मिल रही है बच्चों को, और पीपल आर अंडर स्ट्रेस, वेलफेयर जो है वो स्टिल बी, इट इज़ स्टिल गोइंग टू बी लो. So GDP only measures economic output and not complete equality of life, not complete quality of life of people. Next is alternative indicators of economic welfare. Economic welfare के alternative indicators क्या हैं? Because GDP has limitations, economists use the other indicators to understand welfare better. Per capita income shows average income per person. Human development index includes. तो अल्टरनेटिव इंडिकेटर्स क्या क्या हो सकते हैं इकोनॉमिक वेलफेयर के? क्योंकि जीडीपी की कुछ लिमिटेशंस है, तो अदर इंडिकेटर्स जो इकोनॉमिस्ट ने सजेस्ट किए हैं वो क्या है? पर कैपिटा इनकम विच शोज एवरेज इनकम पर पर्सन. ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इंक्लूड्स इनकम, एडुकेशन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी. Some economists also use green GDP, which adjusts GDP after subtracting environmental damage. तो जो environmental damage हो रहा है उसको subtract करने के बाद तो उस फिनोमिना को हम ग्रीन जीडीपी कहते हैं. इंडिकेटर्स लाइक पॉवर्टी लेवल, employment rate and access to health care also help in measuring real welfare. These alternatives provide a broader and more realistic picture than GDP alone. Next conclusion is GDP is an important indicator of economic growth and production, but it is not complete measure of economic welfare. तो जीडीपी एक बहुत इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है इकोनॉमिक ग्रोथ और प्रोडक्शन के लिए, बट एक कंप्लीट मेजर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर ये नहीं शो करता है. उसकी सारी हमने कंडीशंस पढ़ ली है. और इट डज नॉट शो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, इग्नोर्स अनपेड वर्क, ओवरलुक्स इन्वायरमेंटल डैमेज एंड कैन नॉट मेजर क्वालिटी ऑफ लाइफ. तो इसीलिए रियल वेलफेयर ऑफ पीपल को समझने के लिए GDP should be used along with other indicators जैसे कि per capita income, human development index, environmental measures. This gives a more balanced and accurate picture of the economic welfare of a country. Next question is explain determination of income and employment in the three sector model of the economy in the short run. तो इनकम डिटर्मिनेशन पढ़नी है हमें एंड एम्प्लॉयमेंट इन द थ्री सेक्टर मॉडल ऑफ द इकोनॉमी, और ये भी शॉर्ट रन में. इन मैक्रो इकोनॉमिक्स, हाँ, तो इन मैक्रो इकोनॉमिक्स द लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इन द शॉर्ट रन डिपेंड्स ऑन एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई इन द इकोनॉमी. इन अ थ्री सेक्टर मॉडल द इकोनॉमी इंक्लूड्स. So in a three sector model the economy includes households, firms, government. ठीक है, ये तीन चीज़ें इंक्लूड होती है. क्या क्या? हाउसहोल्ड्स, फर्म्स एंड गवर्नमेंट. द गवर्नमेंट प्लेज अ इम्पॉर्टेंट रोल थ्रू फिस्कल पॉलिसी which means changing government spending and taxes. These changes directly affect demand, output, income and employment. Therefore, income and employment in the short run are determined by the इंटरैक्शन ऑफ प्राइवेट स्पेंडिंग एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज. तो अगर इनकम और एम्प्लॉयमेंट हमें शॉर्ट रन में डिटरमाइन करनी हो तो हम किससे डिटरमाइन करते हैं कि इंटरैक्शन ऑफ प्राइवेट स्पेंडिंग एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज. नेक्स्ट इज मीनिंग ऑफ थ्री सेक्टर मॉडल एंड इक्विलिब्रियम इनकम. तो अ थ्री सेक्टर इकोनॉमी कंसिस्ट ऑफ हाउसहोल्ड्स, बिजनेस फर्म्स एंड गवर्नमेंट. Households provide factors of production and earn income. Firms produce goods and services. And government क्या करती है? It collect tax and spends on public services like roads, schools and hospitals.
Next, in the short run, equilibrium income is determined where aggregate demand becomes equal to aggregate output or aggregate income. This can be shown as income is equals to consumption plus investment plus government expenditure. See, consumption expenditure, investment expenditure and government expenditure. तो C stands for, ठीक है, यहाँ से दिया हुआ है कि C किसके लिए है, I किसके लिए है एंड G किसके लिए, ये आप एग्जाम में भी मेंशन करके आएंगे. When planned spending equals output, the economy reaches equilibrium. तो जो हमारी planned spending होती है, it reaches total, मतलब it equates with the total output. तो इस economy की जो स्टेज है वो इक्विलिब्रियम स्टेज पे चली जाती है. एट दिस लेवल फर्म्स सेल व्हाट दे प्रोड्यूस एंड एम्प्लॉयमेंट रिमेन स्टेबल. इस स्टेज पे फर्म्स जो है जो भी उन्होंने प्रोड्यूस किया होता है वो सेल करते हैं और जो एम्प्लॉयमेंट होती है वो भी स्टेबल होती है. रोल ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इन डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट. तो गवर्नमेंट का क्या रोल है? Government expenditure is an important part of aggregate demand. When the government increases spending on roads, education, defense or welfare schemes, demand for goods and services rises. तो जैसे ही गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग बढ़ाती है रोड्स, एडुकेशन, डिफेंस और अदर वेलफेयर स्कीम्स पे, तो उनका जो डिमांड है गुड्स एंड सर्विसेज को लेके वो बढ़ जाता है. This increase in demand encourages firms to produce more to produce more output. Firms hire more workers. As employment increases, income of people also increases. तो जैसे employment बढ़ती है, income भी बढ़ती है लोगों की, और higher income further increases consumption spending. और जितनी ज़्यादा income होगी उतना ही ज़्यादा उनका consumption expenditure भी बढ़ेगा. This creates a multiplier effect because one increase in spending leads to multiple increase in income. तो ये क्या create करती है? एक multiplier effect. So, an increase in government expenditure raises equilibrium income and employment in the short run. On the other hand, if government spending decreases, अगर government spending decrease होती है तो demand फॉल होती जाती है, आउटपुट भी रिड्यूस होता जाता है और अनएम्प्लॉयमेंट क्या है वो और ज़्यादा बढ़ती रहती है. नाउ मीनिंग ऑफ फिस्कल पॉलिसी एंड इट्स इम्पोर्टेंस. फिस्कल पॉलिसी होती क्या है और उसकी क्या क्या इम्पोर्टेंस होती है. फिस्कल पॉलिसी रेफर्स टू द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट रिलेटेड टू पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड टैक्सेशन टू इन्फ्लुएंस द इकोनॉमी. तो बेसिकली गवर्नमेंट पॉलिसी होती है जो गवर्नमेंट बनाती है रिगार्डिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर और टैक्सेशन के लिए. इट इज़ यूज टू कंट्रोल, और ये किस लिए यूज़ होती है? इन्फ्लेशन को, अनएम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक स्लोडाउन को कंट्रोल करने के लिए. द टू मेन टूल्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी आर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड टैक्सेस. तो ड्यूरिंग रिसेशन, जब मंदी चल रही होती है, जब अनएम्प्लॉयमेंट होती है, गवर्नमेंट जो है एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी फॉलो करती है बाय इंक्रीजिंग एक्सपेंडिचर ऑन रिड्यूसिंग टैक्सेस. तो जब इकोनॉमी रिसेशन में होती है या फिर अनएम्प्लॉयमेंट होता है तो गवर्नमेंट एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी यूज़ करती है. कैसे? अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाकर, ठीक है, या फिर टैक्सेस को रिड्यूस करके. और जब इन्फ्लेशन होता है तो गवर्नमेंट क्या करती है? अपना एक्सपेंडिचर घटा देती है और टैक्सेस को इंक्रीज कर देती है ताकि डिमांड थोड़ी सी कम हो जाए. Therefore, fiscal policy helps maintain economic stability and plays a major role in determining national income and employment. Next is impact of increase in government expenditure on equilibrium income. When government expenditure increases, aggregate demand rises directly because government purchases more goods and services. तो जैसे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज होता है एग्रीगेट डिमांड भी उसके साथ बढ़ जाता है क्योंकि गवर्नमेंट जो है परचेज करती है मोर गुड्स एंड सर्विसेज. फॉर एग्जाम्पल, if government spends more on infrastructure projects, firms receive more orders, firms increase production and employ more workers, and workers then earn income and spend more on consumption.
दिस फर्दर इंक्रीजेज डिमांड इन द इकोनॉमी. एज अ रिजल्ट क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ती है, आउटपुट भी बढ़ता है, नेशनल इनकम भी बढ़ता है और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ती है. This increase is usually larger than the original spending because of the multiplier effect. Therefore, government expenditure is a powerful tool to increase income in the short run. तो गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो एक बहुत पावरफुल टूल है. नेक्स्ट इज इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज इन इनकम टैक्स ऑन इक्विलिब्रियम इनकम. So, income tax reduces the disposable income of people. Disposable income means income left after paying taxes. तो इनकम टैक्स क्या करती है, बेसिकली जो हमारी डिस्पोजेबल इनकम होती है उसको रिड्यूस कर देती है. कैसे? डिस्पोजेबल इनकम पहले तो होती क्या है, तो जो मनी लेफ्ट बचता है हमारे पास आफ्टर पेइंग टैक्सेस उसे ही हम कहते हैं डिस्पोजेबल इनकम. तो जब टैक्सेस इंक्रीज होते हैं, पीपल हैव लेस मनी टू स्पेंड, कंजप्शन डिमांड जो है वो फॉल होने लग जाती है. ड्यू टू लोअर डिमांड फर्म्स क्या करने लग जाती हैं, दे स्टार्ट रिड्यूसिंग देयर प्रोडक्शन. दिस लोअर्स एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम इन द इकोनॉमी. अब इसका रिजल्ट क्या है, तो डिस्पोजेबल इनकम डिक्रीजेस, डिस्पोजेबल इनकम डिक्रीज होने लग जाती है, कंजप्शन फॉल होने लग जाता है, एग्रीगेट डिमांड भी डिक्रीज होने लग जाती है और आउटपुट भी फॉल होने लग जाता है. एंड एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो स्टार्ट रिड्यूसिंग. Thus, an increase in income tax reduces equilibrium income in the short run. It has the opposite effect of government expenditure. Conclusion is, to conclude, in the three sector economy, जो short run level of income and employment, it is determined by aggregate demand made up of consumption, investment and government expenditure. तो गवर्नमेंट इन्फ्लुएंसेस इक्विलिब्रियम इनकम थ्रू फिस्कल पॉलिसी. फिस्कल पॉलिसी के अंदर कैसे, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को इंक्रीज या डिक्रीज करके या फिर टैक्सेस को इंक्रीज या डिक्रीज करके. नेक्स्ट इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन नेट एक्सपोर्ट फंक्शन. तो बिफोर आंसरिंग दिस क्वेश्चन, your first giveaway question is, what do you understand by circular flow of income? So yes, an open economy is an economy that has economic relations with other countries through trade. तो open economy क्या होती है? Open economy वो economy होती है जिसके other relations, other economic relations है with other countries as well. It buys goods and other services from foreign countries and also sell goods and services to them. These are called imports and exports. तो बेसिकली क्या होती है ओपन इकोनॉमी, जिस कंट्री का दूसरी कंट्री के साथ इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट रिलेशंस भी हो. इन मैक्रो इकोनॉमिक्स नेट एक्सपोर्ट्स एंड गुड मार्केट इक्विलिब्रियम आर इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स बिकॉज दे शो हाउ national income is affected by foreign trade. Net exports are a part of aggregate demand and play an important role in determining equilibrium income in the economy. नेक्स्ट इज मीनिंग ऑफ नेट एक्सपोर्ट फंक्शन. नेट एक्सपोर्ट फंक्शन क्या है? तो नेट एक्सपोर्ट मीन द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स. तो नेट एक्सपोर्ट क्या होता है, जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के बीच का डिफरेंस आता है उसी को हम क्या कहते हैं, नेट एक्सपोर्ट कहते हैं. ठीक है, ये इक्वेशन आप लिखेंगे. When exports are greater than imports, net exports are positive and the country has a trade surplus. When imports are greater than exports, तो net exports जो है वो नेगेटिव हो जाता है और ट्रेड डेफिसिट में जाता है. The net export function explains the relationship between net exports and national income. Imports usually increase when income rises because people buy more goods, including foreign goods. Exports depend mainly on foreign demand and are treated as autonomous. Therefore, net exports become an important part of aggregate demand in an open economy. तो कंपोनेंट्स क्या है नेट एक्सपोर्ट फंक्शन की? सबसे पहले एक्सपोर्ट है, फिर इम्पोर्ट एंड देन इसका डिफरेंस. So yes, first
एक्सपोर्ट्स आर गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड टू अदर कंट्रीज। तो एक्सपोर्ट्स हमें पता है जो भी गुड्स और सर्विसेज अदर कंट्रीज को सेल कर रहे हैं वो एक्सपोर्ट्स में आते हैं, और जब हम उनसे परचेज कर रहे हैं तो वो इम्पोर्ट्स में आता है, और इन्हीं दोनों के डिफरेंस को हम कहते हैं नेट एक्सपोर्ट, वेयर एक्स इज ऑटोनॉमस एंड एम राइजेज विद इनकम। तो गुड मार्केट इक्विलिब्रियम इन एन ओपन इकोनॉमी। तो गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम कब होता है? एक ओपन इकोनॉमी में। तो गुड मार्केट इक्विलिब्रियम मीन्स अ सिचुएशन where total output produced in the economy is equal to total planned expenditure। तो बेसिकली जो टोटल आउटपुट है प्रोड्यूस हुआ है इकोनॉमी में वो इक्वल होना चाहिए कि हमारा एक्सपेंडिचर जितना प्लान था उसके। इन एन ओपन इकोनॉमी जो इनकम है इट इज़ इक्वल टू कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड नेट एक्सपोर्ट्स। तो एट इक्विलिब्रियम जो एग्रीगेट डिमांड है इट इक्वल्स एग्रीगेट आउटपुट। अगर एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है देन आउटपुट तो फर्म्स इंक्रीज प्रोडक्शन एंड इनकम राइजेज, और अगर एग्रीगेट डिमांड कम है आउटपुट से तो फर्म अपना प्रोडक्शन रिड्यूस कर देते हैं और इनकम भी क्या हो जाता है? गिर जाता है, फॉल होने लग जाता है। देन इक्विलिब्रियम इनकम इज रीच्ड वेयर प्लान्ड एक्सपेंडिचर एंड आउटपुट बिकम इक्वल। इक्विलिब्रियम इनकम कब रीच होती है? जब हमारा जो प्लान्ड एक्सपेंडिचर है वो एंड आउटपुट जो है वो इक्वल हो जाते हैं। डायग्राम ऑफ गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम इन ओपन इकोनॉमी। इन द डायग्राम आपको ऐसे शो करना है कि एक्स एक्सिस पे नेशनल इनकम, वाई एक्सिस पे एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, 45 डिग्री की लाइन शो करनी है जो कि वेयर इनकम इक्वल्स एक्सपेंडिचर, और फिर ए ई लाइन जिस पे आप ये तीनों चारों चीज़ें लिखेंगे कट्स द 45 डिग्री लाइन, बेसिकली ऐसे। ठीक है, पॉइंट ई जहाँ पे है तो इट इज़ द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। तो अगर नेट एक्सपोर्ट बढ़ता है तो ए ई लाइन शिफ्ट अपवर्ड्स एंड इनकम राइजेज। तो जो ए ई लाइन है वो अपवर्ड को शिफ्ट होने लग जाती है ए ई, ठीक है, और ए ई लाइन जो है वो अपवर्ड को शिफ्ट होने लग जाती है, और जो इनकम होता है वो राइज करने लग जाता है। और अगर नेट एक्सपोर्ट डिक्रीज होती है तो वो जो ए ई लाइन है वो डाउनवर्ड शिफ्ट होने लग जाती है और इनकम भी फॉल होने लग जाती है। नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस ऑफ नेट एक्सपोर्ट्स इन ओपन इकोनॉमी इक्विलिब्रियम। नेट एक्सपोर्ट्स की क्या इम्पोर्टेंस है एक ओपन इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में? तो नेट एक्सपोर्ट्स बेसिकली बहुत इम्पॉर्टेंट है बिकॉज दे अफेक्ट एग्रीगेट डिमांड एंड नेशनल इनकम। An increase in exports increases demand for domestic goods। तो बेसिकली अगर एक्सपोर्ट इंक्रीज हो रहा है तो डिमांड फॉर डोमेस्टिक गुड्स ऑल्सो इंक्रीजेज। दिस रेजेस प्रोडक्शन, इसके वजह से प्रोडक्शन बढ़ता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है और इनकम भी बढ़ती है। नेक्स्ट, एन इंक्रीज इन इम्पोर्ट्स रिड्यूसेस डोमेस्टिक डिमांड बिकॉज स्पेंडिंग मूव्स टू फॉरेन गुड्स। तो जब इम्पोर्ट में इंक्रीज होता है डोमेस्टिक डिमांड रिड्यूस हो जाती है, जिसके वजह से स्पेंडिंग जो है वो फॉरेन गुड्स पे जा रही है, तो इसलिए डोमेस्टिक डिमांड रिड्यूस हो जाती है। तो मतलब हायर एक्सपोर्ट इज इक्वल टू हायर इक्विलिब्रियम इनकम एंड हायर इम्पोर्ट गिव्स लोअर इक्विलिब्रियम इनकम। तो नेट एक्सपोर्ट्स ऑल्सो कनेक्ट डोमेस्टिक इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। दे इन्फ्लुएंस ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट, फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड। देयरफॉर जो नेट एक्सपोर्ट्स है दे आर अ की फैक्टर इन मेंटेनिंग इक्विलिब्रियम इन एन ओपन इकोनॉमी। कंक्लूजन में फिर हमें लिखना है कि नेट एक्सपोर्ट फंक्शंस, इट शोज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स एंड ऑल्सो एक्सप्लेन्स द रिलेशन विद नेशनल इनकम। तो ओपन इकोनॉमी में बेसिकली पार्ट क्या क्या है, उसके बाद फिर गुड मार्केट इक्विलिब्रियम इज डिटरमाइंड जब एग्रीगेट डिमांड जो है इंक्लूडिंग नेट एक्सपोर्ट इक्वल्स टू टोटल आउटपुट, और जो नेट एक्सपोर्ट है इट डायरेक्टली अफेक्ट्स द इक्विलिब्रियम इनकम। Therefore, both net exports and good market equilibrium are very important for understanding income determination in an open economy in the short run. So students, next question is,
राइट अ शॉर्ट नोट ऑन लिक्विडिटी प्रेफरेंस। लिक्विडिटी प्रेफरेंस पे एक शॉर्ट नोट लिखना है। तो लिक्विडिटी प्रेफरेंस एंड मॉनेटरी पॉलिसी आर इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स इन मैक्रो इकोनॉमिक्स. They explain how people demand money and how the central bank controls the money supply in the economy. तो ये मेजरली क्या एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे लोग डिमांड करते हैं मनी की और कैसे सेंट्रल बैंक इस मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है. लिक्विडिटी प्रेफरेंस मीन्स द डिज़ायर ऑफ पीपल टू कीप वेल्थ इन द फॉर्म ऑफ कैश बिकॉज कैश कैन बी यूज्ड इमीडिएटली. Monetary policies refers to the policy of the central bank to regulate money supply and the rate of interest in the economy. तो monetary policy क्या होती है? Monetary policy जो है वो central bank बनाता है to regulate money supply and the rate of interest in the economy. और ये दोनों ही concepts एक दूसरे से closely related हैं क्योंकि people's demand for money affects interest rates and the central bank uses monetary policy to maintain stability, growth and employment. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ लिक्विडिटी प्रेफरेंस की व्हाट डज लिक्विडिटी प्रेफरेंस एक्चुअली मीन्स. तो liquidity preference refers to the desire of people to hold money in liquid form rather than keeping wealth in other assets. This concept was explained by John Maynard Keynes. Money is called the most liquid asset because it can be used immediately for payments and purchases. People prefer liquidity because money gives safety and convenience. A person may keep money in hand or in bank deposit instead of investing all wealth in bonds and shares. When liquidity preference is high, people want to hold more money, and when it is low, they are more willing to invest in other assets. नेक्स्ट इज मोटिव्स ऑफ लिक्विडिटी प्रेफरेंस. तो मोटिव्स क्या हैं लिक्विडिटी प्रेफरेंस के? अकॉर्डिंग टू केन्स पीपल होल्ड मनी मेनली फॉर थ्री मोटिव्स. फर्स्ट इज ट्रांजैक्शन मोटिव, सेकेंड इज प्रिकॉशनरी मोटिव. सो ट्रांजैक्शन मोटिव, people keep money for day-to-day expenses such as food, transport bills, etc., etc., and business firms also keep money for wages and purchase of raw materials. Next is precautionary motive. So people keep some money for emergencies like illness, accidents, unexpected expenses. This gives financial security. Next is speculative motive. So people hold money to take advantage of changes in interest rates or prices of bonds. When interest rates are expected to rise, तो जब interest rate बढ़ने वाला होता है तो people क्या they prefer cash and invest later. And these motives explain why demand for money exists in the economy. So next point is meaning and objectives of monetary policy. मॉनेटरी पॉलिसी की मतलब क्या होता है और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं. तो मॉनेटरी पॉलिसी एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड कि मॉनेटरी पॉलिसी रेफर्स टू द पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल बैंक दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू कंट्रोल मनी सप्लाई एंड क्रेडिट इन द इकोनॉमी. इट हेल्प्स मेंटेन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड प्रॉपर ग्रोथ. नेक्स्ट, व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी. तो मेजर ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करके प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन करना, इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को मेंटेन करना, टू इंश्योर स्मूथ फ्लो ऑफ क्रेडिट इन द इकोनॉमी एंड देन टू मेंटेन स्टेबिलिटी इन फाइनेंशियल मार्केट्स. A balanced monetary policy helps achieve both growth and stability in the economy. So instruments of monetary policy की क्या क्या instruments है. The central bank uses different tools to regulate money supply and interest rates. First is bank rate and repo rate. So when RBI increases the rate, borrowing becomes costly and money supply reduces. तो जब आरबीआई क्या करती है, बैंक रेट या फिर अपना जो रेपो रेट है वो इंक्रीज़ कर देती है, तो जो बोरोइंग होती है वो कॉस्टली हो जाती है, जिसके वजह से जो मनी सप्लाई है वो रिड्यूस हो जाता है. और जैसे ही मनी सप्लाई रिड्यूस होता है, इट लोअर्स द रेट
borrowing increases and money supply expands. Next, open market operations. So, the RBI buys or sells government securities. Buying security increases money supply while selling reduces it. तो जब सिक्योरिटीज़ को हम परचेज करते हैं तो उससे मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाता है, जब सेल करते हैं तो वो रिड्यूस हो जाता है. नेक्स्ट, कैश रिजर्व रेशियो. कमर्शियल बैंक्स कीप अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स विद RBI. इंक्रीज इंक्रीज इन CRR रिड्यूसेस लेंडिंग कैपेसिटी, और जैसे ही CRR डिक्रीज होता है तो लेंडिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है. देन सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल. तो RBI में कंट्रोल क्रेडिट फॉर स्पेसिफिक सेक्टर्स अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक नीड्स. दीज टूल्स हेल्प कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड सपोर्ट डेवलपमेंट. नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेशनशिप बिटवीन लिक्विडिटी प्रेफरेंस एंड मॉनेटरी पॉलिसी. के बीच में रिलेशनशिप क्या है? तो लिक्विडिटी प्रेफरेंस एंड मॉनेटरी पॉलिसीज जो है वो कनेक्टेड हैं एक दूसरे से. लिक्विडिटी प्रेफरेंस अफेक्ट्स द डिमांड फॉर मनी, वाइल मॉनेटरी पॉलिसी जो है इट अफेक्ट्स द सप्लाई ऑफ मनी. देन इफ पीपल प्रेफर टू कीप मोर कैश, डिमांड फॉर मनी राइजेस, और जैसे ही इंटरेस्ट रेट्स में इंक्रीज, टू मैनेज दिस सेंट्रल बैंक में इंक्रीज मनी सप्लाई थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी. सिमिलरली व्हेन RBI चेंजेस इंटरेस्ट रेट्स और क्रेडिट कंडीशंस, तो लोगों की जो विलिंगनेस है टू होल्ड कैश और इन्वेस्ट वो भी चेंज होने लग जाती है. तो इसीलिए दोनों का ही बहुत इन्फ्लुएंस जो है, therefore both together influence investment income, employment and overall economic activity. To conclude, liquidity preference explains why people hold money in liquid form, and while monetary policy explain how the central bank controls money and credit in the economy. So both are important in macroeconomics because they affect interest rates, investment income and economic stability. So proper understanding of liquidity preference and effective monetary policy, it helps in maintaining growth, controlling inflation and ensuring balance in the economy. इसीलिए ये जो दोनों concepts है, they are highly important in the study of modern macroeconomics. नेक्स्ट इज व्हाट इज फिस्कल पॉलिसी, और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं फिस्कल पॉलिसी के. सो फिस्कल पॉलिसी मीन्स द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट रिलेटेड टू गवर्नमेंट स्पेंडिंग, टैक्सेशन, बोरोइंग टू इन्फ्लुएंस द इकोनॉमी. तो फिस्कल पॉलिसी क्या है? गवर्नमेंट पॉलिसी है किसके रिगार्डिंग? गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग है उसके रिगार्डिंग है. नेक्स्ट इज इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट मैक्रो इकोनॉमिक टूल यूज टू मेंटेन. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टूल है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ के लिए. और फिस्कल पॉलिसी के थ्रू गवर्नमेंट क्या एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज कर सकती है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकती है एंड इम्प्रूव द ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री. फिस्कल पॉलिसी ऑल्सो अफेक्ट्स नेशनल इनकम व्हेन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज. जैसे ही एक्सपेंडिचर इंक्रीज होता है, टैक्सेस चेंज होते हैं, तो जो एग्रीगेट डिमांड है वो भी चेंज होने लग जाता है, और इसके कारण दिस लीड्स टू अ राइज और फॉल इन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट. देयरफॉर फिस्कल पॉलिसी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमी. नेक्स्ट, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फिस्कल पॉलिसी. तो फिस्कल पॉलिसी अभी हमने पढ़ा कि इसका मतलब होता है गवर्नमेंट की जो डिसीजंस होते हैं रिगार्डिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड टैक्सेस इन ऑर्डर टू अचीव इकोनॉमिक गोल्स. नाउ व्हेन द इकोनॉमी स्लो डाउन्स, जो गवर्नमेंट है इट में इंक्रीज स्पेंडिंग ऑन और रिड्यूस टैक्सेस टू रेज डिमांड, एंड व्हेन इन्फ्लेशन राइजेस टू मच the government may reduce expenditure or increase taxes to control demand. In this way, fiscal policy helps the government to manage the economy and maintain balance between growth and stability. Next is objectives. क्या क्या है fiscal policy के? तो the main objective of fiscal policy is to achieve economic growth and stability, and the government uses it to increase production and encourage development. Another objective is full employment.
जैसे ही एक्सपेंडिचर इंक्रीज होता है रोड्स पे, स्कूल्स पे, इंडस्ट्रीज पे एंड पब्लिक वर्क्स पे, तो ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती है। एंड फिस्कल पॉलिसी ऑल्सो हेल्प्स इन कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन एंड रिसेशन। तो ड्यूरिंग इन्फ्लेशन जो टैक्सेस है इट मे बी इंक्रीज्ड टू रिड्यूस एक्सेस डिमांड, एंड ड्यूरिंग रिसेशन एक्सपेंडिचर मे बी इंक्रीज टू एनकरेज स्पेंडिंग। तो इट ऑल्सो एम्स एट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो हायर taxes on rich people and welfare spending on weaker section help reduce inequality. And then the final objective is कि balanced regional development. final objective है इसका balanced regional development. नेक्स्ट इज इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन नेशनल इनकम। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का क्या इम्पैक्ट है नेशनल इनकम पे? तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर डायरेक्टली इंक्रीजेज एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी, एंड व्हेन द गवर्नमेंट स्पेंड्स मोर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट, सैलरीज और वेलफेयर स्कीम्स, पीपल रिसीव्स इनकम। और ये जो इनकम, दिस इनकम इंक्रीजेस कंजप्शन, कंजप्शन इंक्रीज होगी, डिमांड फॉर गुड्स इंक्रीज होगा, एंड जैसे ही डिमांड राइज होगी प्रोडक्शन फिर इंक्रीजेस, एंड देन मोर वर्कर्स आर एम्प्लॉयड। अब बिकॉज ऑफ द मल्टीप्लायर इफेक्ट national income rises by more than the initial increase in spending. For example, if the government spends 100 crore, तो total income may rise by more than 100 crore because one person's spending becomes another person's income. So, an increase in government expenditure has a direct and strong positive effect on national income. Next is impact on taxation and national income. So, taxation affects national income mainly through disposable income. When taxes increase, people have less income left for spending. Lower consumption reduces aggregate demand. Due to this, firms may reduce production and employment and national income may fall. ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करते हैं तो इफ़ टैक्सेस आर रिड्यूस्ड, डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीजेस, पीपल की जो स्पेंडिंग है, पीपल स्पेंड मोर एंड देन डिमांड राइजेस एंड नेशनल इनकम increases. So taxation affects national income indirectly through consumption. It is useful for controlling inflation and maintaining economic stability. Next is comparison between government expenditure and taxation. So government expenditure and taxation both influence national income but their impact is different. ये दोनों ही national income को influence करते हैं but इन दोनों का impact जो है वो दूसरा है। जैसे कि अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज होता है तो वो नेशनल इनकम को बढ़ाता है डायरेक्टली बिकॉज इट इमीडिएटली इंक्रीजेस डिमांड, एंड टैक्सेशन चेंजेस इनकम इनडायरेक्टली। और टैक्सेशन में ये चीज़ इनडायरेक्टली होती है बिकॉज पहले ये डिस्पोजेबल इनकम को इफेक्ट करेगा, फिर कंजप्शन और फिर आगे। Then the effect of government spending is usually greater than taxation because every rupee spent by the government directly enters the economy, and taxation is mainly used to control demand and collect revenue. While expenditure is used to create jobs and encourage development, therefore both are important parts of fiscal policy, but government expenditure generally has a strong effect on national income than taxation. Conclusion is fiscal policy is an important economic policy of government, और ये क्या हेल्प करता है ग्रोथ को अचीव करने में, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में, एम्प्लॉयमेंट में, बैलेंस डेवलपमेंट में। और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और टैक्सेशन जो है दोनों ही नेशनल इनकम को अफेक्ट करते हैं बट इनके इम्पैक्ट वेरी करते हैं। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय अनइंटेंडेड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट? एक्सप्लेन सिचुएशंस व्हेन इट बिकम्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो आंसर डिस्कस करने से पहले आपका जो सेकेंड गिव अवे का क्वेश्चन है, इट इज़ मेंशन टू मेजर एम्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी। नाउ in macroeconomics, the economy does not always remain stable.
समटाइम्स प्रोडक्शन एंड डिमांड बिकम अनइक्वल, हमेशा इकोनॉमी स्टेबल नहीं रहती, कभी कभार प्रोडक्शन और डिमांड जो है वो अनइक्वल हो जाते हैं. समटाइम्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज राइज एंड फॉल ओवर टाइम, इन सिचुएशन के वजह से इट क्रिएट चेंजेस इन आउटपुट, इनकम, एम्प्लॉयमेंट एंड प्राइसेस. The concept of unintended inventory investment explains what happens जब firm produce more or less than consumers buy. ठीक है, तो अनइंटेंडेड इन्वेंट्री का मतलब यही होता है कि ऐसी सिचुएशन जब जो कंज्यूमर होते हैं उनका परचेज या तो कभी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाए जितना प्रोडक्शन हुआ है उससे, या तो कभी कभार बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाए जितना प्रोडक्शन हुआ है उसके कंपैरिजन में. Similarly, the business cycle explains regular ups and downs in economic activity. Both are important because they show how economy moves towards equilibrium and how fluctuations affect business decisions and national income. In main body, meaning of unintended inventory investment. तो अनइंटेंडेड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या है, इसका मतलब क्या है. तो अभी हमने पढ़ा कि अनइंटेंडेड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट जो है इट मीन्स अ सिचुएशन जहाँ पे जो फर्म्स है दे कीप एक्स्ट्रा स्टॉक और फेस शॉर्टेज ऑफ स्टॉक बिकॉज एक्चुअल सेल्स आर डिफरेंट फ्रॉम एक्सपेक्टेड सेल्स. प्रोड्यूसर्स ऑलवेज प्लान देयर प्रोडक्शन बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड डिमांड, बट जब डिमांड चेंज हो जाती है अनएक्सपेक्टेडली तो इन्वेंट्रीज भी चेंज हो जाती हैं. देन इफ फर्म्स प्रोड्यूस मोर गुड्स देन कंज्यूमर्स बाय, तो अनसोल्ड गुड्स रिमेन इन स्टॉक, जिसके वजह से क्या होता है, स्टॉक बढ़ जाता है. दिस इंक्रीज इन स्टॉक इज कॉल्ड पॉजिटिव अनइंटेंडेड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट. नाउ इफ कंज्यूमर बाय मोर गुड्स देन फर्म्स एक्सपेक्टेड, तो अगर कंज्यूमर ज़्यादा गुड्स परचेज कर लेते हैं फर्म की एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा, तो जो इन्वेंट्रीज हैं इट रिड्यूसेस बिकॉज फर्म्स सेल फ्रॉम देयर एग्जिस्टिंग स्टॉक. तो जो उनके पास एग्जिस्टिंग स्टॉक होता है फर्म उसमें से सेल करना स्टार्ट करती है. तो दिस फॉल इन स्टॉक इज कॉल्ड नेगेटिव अनइंटेंडेड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट. And this concept helps explain why producers increase or decrease future production to bring the economy back to equilibrium. Now diagram इसका आप बना सकते हैं. At equilibrium point E, planned expenditure जो है it is equal, planned expenditure equals output and unintended inventory is 0. Remember that. Now अनइंटेंडेड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट पॉजिटिव कब होता है और नेगेटिव कब होता है. तो पॉजिटिव अनइंटेंडेड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट तो ये तब होता है व्हेन आउटपुट इज ग्रेटर देन डिमांड. तो जो आउटपुट है वो डिमांड से ज़्यादा हो जाए तो वो क्या सिचुएशन होती है, पॉजिटिव अनइंटेंडेड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट. फर्म्स क्या करते हैं, दे एक्सपेक्ट सेल्स बट कंज्यूमर्स बाय लेस. अनसोल्ड गुड्स एक्यूमुलेट, अनसोल्ड गुड्स एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाते हैं. बिजनेसेस देन रिड्यूस फ्यूचर प्रोडक्शन एंड मे हायर फ्यूअर वर्कर्स. नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ इधर कि एक कंपनी है जो 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करती है बट 800 यूनिट ही सेल कर पाती है. The remaining 200 units become inventory. This is positive inventory investment. अब आते हैं नेगेटिव अनइंटेंडेड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट. तो नेगेटिव अनइंटेंडेड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या है, दिस हैपन्स जब डिमांड जो है इट इज़ ग्रेटर देन आउटपुट. कंज्यूमर्स जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा परचेज करते हैं और फर्म्स जो है उनको अपना एग्जिस्टिंग स्टॉक यूज़ करना पड़ता है टू मीट द डिमांड. और इसी वजह से जो इन्वेंट्री है इट फॉल्स बिलो डिज़ायर्ड लेवल एंड फर्म्स देन इंक्रीज प्रोडक्शन. एग्जाम्पल दिया है इधर भी कि एक कंपनी है जो 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रही है बट डिमांड 1200 यूनिट्स की है. तो ये जो एक्स्ट्रा 2 यूनिट्स हैं ये स्टॉक में से लिए जाएंगे, इसके वजह से नेगेटिव इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्रिएट होता है. Thus, positive inventory pushes output downward, while negative inventory encourages firms to expand output.
Now, what is the meaning of business cycle? So, a business cycle refers to recurring fluctuations in economic activity over time. It shows periods of growth and decline in production, employment, investment and income. तो बिजनेस साइकिल क्या होती है? बेसिकली जो फ्लक्चुएशंस यानी अप्स एंड डाउन्स हमें देखने को मिलते हैं इन प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट एंड इनकम, इसी को हम क्या कहते हैं? बिजनेस साइकिल. सो नो इकोनॉमी ग्रोज एट द सेम स्पीड ऑल द टाइम. इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि कोई भी इकोनॉमी सेम पेस पे, सेम स्पीड पे ग्रो नहीं करती हुई दिखेगी हर टाइम. समटाइम्स बिजनेस एक्टिविटीज इंक्रीज रैपिडली, तो समटाइम्स दे स्लो डाउन. दीज रिपीटेड मूवमेंट्स आर कॉल्ड बिजनेस साइकिल्स. Now, business cycles are important because they affect employment opportunities, income of people, profits of firms, and government policies. Now, what are the four stages of business cycle? सबसे पहला है एक्सपेंशन और रिकवरी. तो दिस इज द ग्रोथ स्टेज ऑफ द इकोनॉमी, जहाँ पे प्रोडक्शन इंक्रीजेस, बिजनेस इन्वेस्ट मोर एंड एम्प्लॉयमेंट राइजेस, जिसकी वजह से इनकम ऑफ पीपल ऑल्सो इम्प्रूव्स, डिमांड भी इंक्रीज हो जाती है मार्केट में, अ प्रॉफिट राइज एंड कॉन्फिडेंस बिकम स्ट्रॉन्ग, फर्म्स एक्सपैंड प्रोडक्शन टू मीट हायर डिमांड. नाउ पीक और बूम अब आता है. या तो पीक पे होती है जब अपने, तो इस स्टेज में क्या होता है? हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, जहाँ पे आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट जो है वो सब अपने मैक्सिमम लेवल पे है. इस स्टेज पे जो प्राइजेज है वो भी बढ़ सकते हैं क्योंकि डिमांड जो है वो सप्लाई से ज़्यादा होती जा रही है. नेक्स्ट इज रिसेशन. अब इसके बाद रिसेशन का स्टेज भी आता है. इट इज़ द स्टेज वेयर इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो धीरे धीरे इट स्टार्ट्स फॉलिंग डाउन. प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाता है, इन्वेस्टमेंट भी वीक हो जाती है और डिमांड भी रिड्यूस हो जाता है. इस टाइम पे प्रॉफिट फॉल होता है और अनएम्प्लॉयमेंट और ज़्यादा बढ़ जाता है. नेक्स्ट इज डिप्रेशन. डिप्रेशन, दिस इज द लोएस्ट स्टेज ऑफ बिजनेस साइकिल. प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट बिकम वेरी लो. तो इस टाइम पे क्या होता है? जो प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट होता है वो सबसे ज़्यादा गिर चुका होता है और बिजनेस कॉन्फिडेंस जो होता है इस टाइम पे बहुत वीक होता है और डिमांड भी बहुत ज़्यादा लो होती है. नेक्स्ट इज रिलेशन बिटवीन इन्वेंट्री, इन्वेस्टमेंट एंड बिजनेस साइकिल. रिलेशन क्या है इन्वेंट्री, इन्वेस्टमेंट में एंड बिजनेस साइकिल में? सो अनइंटेंडेड इन्वेंट्री, इन्वेस्टमेंट एंड बिजनेस साइकिल आर क्लोजली कनेक्टेड. तो ड्यूरिंग एक्सपेंशन डिमांड राइज होती है, इन्वेंट्रीज में बिकम नेगेटिव बिकॉज गुड सेल्स क्विकली, फर्म्स इंक्रीज प्रोडक्शन. और जैसे ही बूम का स्टेज होता है, डिमांड जो होती है वो एकदम हाई होती है और प्रोडक्शन भी अपने मैक्सिमम लेवल पे होता है. ड्यूरिंग रिसेशन क्या होता है? सेल्स फॉल होने लग जाती है, इन्वेंट्रीज भी इंक्रीज करने लग जाती है अनएक्सपेक्टेडली, जिसके वजह से पॉजिटिव अनइंटेंडेड इन्वेंट्री क्रिएट होती है. डिप्रेशन के टाइम पे क्या होता है? फर्म्स जो होते हैं वो अपना प्रोडक्शन रिड्यूस कर देते हैं बिकॉज स्टॉक रिमेन्स अनसोल्ड. देयरफॉर inventory charges act like signals for producers and help explain movement from one stage of business cycle to another. Now conclusion. To conclude, unintended inventory investment shows imbalance between production and demand. It becomes positive when goods remain unsold and negative when demand exceeds supply. Business cycle explains how economic activity जो है it moves through expansion, peak, recession and depression. Next question is explain the expenditure method of calculating national income. तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में कंपैरिजन पढ़ा था इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड का. अब हम इधर एक्सपेंडिचर मेथड को इन डेप्थ पढ़ेंगे. So national income accounting is a method used to measure total income and output produced in an economy during 1 year. It helps in understanding economic performance of a country और useful है for planning and policy making.
तो इकोनॉमिस्ट यूज डिफरेंट मेथड्स टू कैलकुलेट नेशनल इनकम मेथड। अमंग दीज जो एक्सपेंडिचर मेथड है और इनकम मेथड है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो एक्सपेंडिचर मेथड बेसिकली हमने पहले भी पढ़ा है। इट कैलकुलेट्स द नेशनल इनकम ऑन द बेसिस ऑफ कितनी स्पेंडिंग हुई है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे, और वहीं पे जो इनकम मेथड होता है ये कैलकुलेट करता है कि कितना इनकम अर्न हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड? तो एक्सपेंडिचर मेथड जो है इट मेजर्स नेशनल इनकम बाय एडिंग टोटल एक्सपेंडिचर मेड ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। यूजुअली वो 1 साल का ही होता है और ये किस पे फोकस करता है? डिमांड साइड ऑफ द इकोनॉमी पे। इस मेथड के अकॉर्डिंग जो हाउस होल्ड्स होते हैं व्हेन दे बाय गुड्स, फर्म्स जो हैं वो इन्वेस्ट करते हैं, गवर्नमेंट स्पेंड्स ऑन पब्लिक सर्विसेज एंड फॉरेन कंट्रीज बाय एक्सपोर्ट। ऑल दीज एक्सपेंडिचर्स टुगेदर रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ नेशनल आउटपुट। सिर्फ एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इज इंक्लूडेड। जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं बेसिकली जो प्रोडक्शन प्रॉपर फाइनल गुड्स नहीं होते हैं, they are excluded to avoid double counting in the economy। इनका फॉर्मूला क्या है ये हमने पढ़ा है पहले भी कि नेशनल इनकम इज इक्वल्स टू कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, देन नेट एक्सपोर्ट्स, दैट इज एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। नेक्स्ट इज कंपोनेंट्स ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड के क्या क्या कंपोनेंट्स है तो वो हमने पढ़ा। कंजप्शन एक्सपेंडिचर यानी एक्सपेंडिचर जो कि हम कंजप्शन पे लगा रहे हैं, डेली यूज़ के लिए लगा रहे हैं, लाइक क्लोथ, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। सेकेंड इज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इट मीन्स कि स्पेंडिंग बाय फर्म्स ऑन कैपिटल गुड्स सच एज मशीन, बिल्डिंग, इन सब पे जो स्पेंडिंग हो रही है उसको हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। Next is government expenditure. So government expenditure includes spending by the government on administration, roads, schools, hospitals, defense and public welfare. तो जब गवर्नमेंट सैलरीज पे करती है एम्प्लॉयज़ को और इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करती है तो इट क्रिएट्स डिमांड्स एंड एड्स टू नेशनल इनकम। अब जो ट्रांसफ़र पेमेंट्स होती है, पेंशन्स वगैरह, वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड नहीं होती है। दे आर नॉट पेमेंट्स फॉर करेंट प्रोडक्शन। नेक्स्ट इज नेट एक्सपोर्ट। तो नेट एक्सपोर्ट इज एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। तो एक्सपोर्ट्स आर गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर सोल्ड टू अदर कंट्रीज एंड इम्पोर्ट्स आर गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर बॉट फ्रॉम अदर कंट्रीज। थर्ड इज डिफरेंस क्या है इन दोनों मेथड में, तो यहाँ पे प्रॉपर डिफरेंस दिया है कि इट मेजर्स इनकम अर्नड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और इट मेजर्स स्पेंडिंग क्या क्या हुई है गुड्स एंड सर्विसेज पे। इसका मेन फोकस क्या होता है? सप्लाई साइड ऑफ इकोनॉमी। इसका क्या होता है? डिमांड साइड ऑफ इकोनॉमी। ये क्या क्या इंक्लूड करता है इनकम मेथड? वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, एंड इट इंक्लूड्स कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, नेट एक्सपोर्ट्स। अब इसमें मेन डिफ़िकल्ट क्या होती है? करेक्ट कैलकुलेशन ऑफ फैक्टर इनकम, और इसमें क्या होता है? डबल काउंटिंग को अवॉइड करना। नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंस क्या है एक्सपेंडिचर मेथड की? तो एक्सपेंडिचर मेथड बहुत यूज़फुल है इन नेशनल इनकम अकाउंटिंग एज इट हेल्प्स टू मेजर द टोटल डिमांड इन एन इकोनॉमी। फिर इट ऑल्सो शोज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ हाउस होल्ड फर्म्स, गवर्नमेंट्स एंड फॉरेन ट्रेड। Then it helps the government in making fiscal policies and development plans. Then it helps compare economic growth over different years. And next, it is useful in understanding economic fluctuations such as inflation and recession. नेक्स्ट है इसकी लिमिटेशंस क्या है। अब तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कलेक्ट कंप्लीट एक्सपेंडिचर डेटा। हम कंप्लीट एक्सपेंडिचर डेटा कलेक्ट करने में प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट इज देयर कैन बी चांसेस ऑफ डबल काउंटिंग। फिर इलीगल और इनफॉर्मल सेक्टर स्पेंडिंग इज़ डिफ़िकल्ट टू मेजर। समटाइम्स जो एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड्स होते हैं वो इनकम्प्लीट और इनएक्यूरेट होता है, और ट्रांसफ़र पेमेंट्स जो है वो इसमें इंक्लूड नहीं हो सकते, जिसके वजह से कन्फ्यूजन हो सकती है।
अगेन इन कंक्लूजन यू विल राइट कि एक्सपेंडिचर मेथड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है फॉर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, और ये क्या है, डिमांड साइड ऑफ इकोनॉमी को कंसिडर करता है। ठीक है, एक्सपेंडिचर मेथड, इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं वो लिख देंगे आप। और इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड वो एक दूसरे से डिफरेंट कैसे हैं, बिकॉज बोथ एम टू मेजर द सेम नेशनल इनकम, बट जो एक्सपेंडिचर मेथड है इट इज़ यूजफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग टोटल डिमांड ऑफ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन अ कंट्री, therefore it remains one of the most widely used methods of national income accounting. So last question is define saving function and explain its relationship with consumption function. So saving is an important part of national income in macroeconomics. It means that a person does not spend all his income or consumption and on consumption and keep some part for future यूज़। तो सेविंग फंक्शन बेसिकली ये अज्यूम करता है कि एक पर्सन जो है वो अपनी सारी इनकम को स्पेंड नहीं कर देता, बल्कि वो कुछ पार्ट जो है उसमें का वो सेव भी करके रखते हैं फॉर फ्यूचर यूज़। द सेविंग फंक्शन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड सेविंग। बिकॉज इनकम इज ईदर कंज्यूम्ड और सेव्ड इन द शॉर्ट रन, जो सेविंग है इन एन इकोनॉमी इट डिपेंड्स ऑन मैनी इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर्स। तो देयरफॉर अंडरस्टैंडिंग सेविंग फंक्शन एंड डिटर्मिनेंट्स इज इम्पॉर्टेंट फॉर स्टडिंग इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट इज मीनिंग क्या है एंड डेफिनेशन क्या है सेविंग फंक्शन की। सेविंग फंक्शन रेफर्स टू दैट पार्ट ऑफ इनकम जहाँ पे इन विच इज़ नॉट स्पेंट ऑन प्रेजेंट कंजप्शन, बल्कि ये फ्यूचर नीड्स के लिए सेव करके रखी हुई है। एंड द सेविंग फंक्शन एक्सप्लेन्स रिलेशनशिप बिटवीन नेशनल इनकम एंड सेविंग इन एन इकोनॉमी, एंड इट कैन बी शोन एज सेविंग इज इक्वल्स टू इनकम में से जो भी कंजप्शन है उसको माइनस करके जो बचता है वही होती है सेविंग। नेक्स्ट इज व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग फंक्शन एंड कंजप्शन फंक्शन। सो सेविंग फंक्शन और कंजप्शन फंक्शन है ये दोनों एक दूसरे से डायरेक्टली लिंक्ड हैं। कैसे, इनकम जो है वो कंजप्शन प्लस सेविंग से मिलके बनता है। दिस मीन्स कि जितने भी रुपए हैं अर्न इट इज़ ईदर स्पेंट ऑन कंजप्शन या फिर सेविंग पे। तो जब एक व्हेन कंजप्शन इंक्रीजेस सेविंग डिक्रीज हो जाती है, और जब सेविंग इंक्रीज होती है तो कंजप्शन डिक्रीज हो जाता है, और दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। नाउ फॉर एग्जाम्पल, अगर जो इनकम है वो 1000 है, कंजप्शन 800 है, सेविंग 200 है, इफ़ कंजप्शन बिकम्स 900 और सेविंग्स जो है वो 100 हो जाती है, तो ग्राफिकली सेविंग फंक्शन बिगेन्स फ्रॉम द पॉइंट वेयर कंजप्शन लाइन कट्स द 45 डिग्री लाइन। एट ब्रेक इवन पॉइंट सेविंग इज 0। नाउ व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ सेविंग इन द शॉर्ट रन। सेविंग के क्या क्या डिटर्मिनेंट्स हैं। तो फर्स्ट इज़ लेवल ऑफ इनकम, कि इनकम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जैसे ही इनकम राइज करेगी पीपल ज़्यादा सेव कर पाएंगे आफ्टर मीटिंग एक्सपेंसेस। देन कंजप्शन एक्सपेंडिचर, तो जितने हाइयर कंजप्शन है ना इट रिड्यूसेस सेविंग बिकॉज मोर मनी इज स्पेंट। नाउ रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट encourages saving because people get better returns on bank deposits and investments. Next, price level and inflation. So when price rise, purchasing power जो है वो फॉल होने लग जाती है इंसान की, तो people spend more goods and services and save less. Now future expectation and economic condition. तो if people fear unemployment or uncertainty in future, they may save for safety. तो good business condition and confidence may also increase saving. Now importance of saving in an economy. Saving की importance क्या है? It is very useful for economic growth, ठीक है, and it also provide funds for investment and capital formation. Now सेविंग जो है प्रोडक्शन इंक्रीज में भी हेल्प करती है, एम्प्लॉयमेंट में भी, नेशनल इनकम में भी, एंड इट ऑल्सो गिव फाइनेंशियल सिक्योरिटी टू हाउस होल्ड्स। नाउ इन मैक्रो इकोनॉमिक्स सेविंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज
equilibrium in the economy depends on equality between saving and investment. शॉर्ट रन व्यू ऑफ सेविंग, तो इन द शॉर्ट रन इनकम जो है इट रिमेन्स रिलेटिवली फिक्स्ड एंड सेविंग चेंजेस अकॉर्डिंग टू स्पेंडिंग हैबिट्स एंड इकोनॉमिक कंडीशंस. तो पीपल मे हैव सेव लेस ड्यूरिंग इन्फ्लेशन एंड इन्फ्लेशन when income rises. Therefore, short run saving can change quickly depending on the present economic conditions. This is why economists study saving function carefully while analyzing national income and employment. Conclusion is, to conclude, saving function shows कि कैसे saving changes with income and it is closely related to the consumption function. तो वैसे ही income is always divided between consumption and saving. In the short run, saving depends on income, interest rate, prices and future expectation. तो एक proper level of saving is necessary for investment, economic growth and stability in the economy. तो स्टूडेंट्स, ये थे आपके प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स जो डायरेक्टली एग्ज़ाम में आ सकते हैं. आई होप आपने इसे ध्यान से समझा होगा और अपनी प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग कर ली होगी. और हाँ, याद रखना तुम्हारे लिए लेक्चर फ्री हैं, लेकिन अगर तुम चाहते हो वेल ऑर्गेनाइज्ड नोट्स जो कि एग्ज़ाम के लिए एकदम परफेक्ट हैं, तो बस डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से नोट्स परचेज़ करो और अपने नोट्स सिक्योर करो. और हाँ, हर वीडियो में होता है गिव अवे, तो वीडियो के बीच में पूछे गए क्वेश्चंस के लिए रेडी रहो और 3 लकी विनर्स बन सकते हो फ्री नोट्स के विनर्स. अगर तुमको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना और हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिएगा ताकि तुम्हें मिलते रहें एग्ज़ाम फोकस्ड अपडेट्स और DU सोल के सारे इंपॉर्टेंट लेक्चर्स एंड गिव अवे के विनर्स. टिल देन, स्टे फोकस्ड, स्टडी स्मार्ट एंड नेल योर एग्जाम्स. See you soon in the next video.